नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में। 3 और 4 मार्च दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज इस अंक में। 3 और 4 मार्च के अंक में क्या इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। 3 और 4 मार्च का अंक जो है उसको मैं एक साथ कवर करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और ये राजस्थान का करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे इतर जितनी भी घटनाएं हैं उन सब के लिए आपको अलग से क्लास मिलेगी, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल इसके भी आपको मिल जाएंगे। सप्ताह में 2 से 3 क्लास, बस 2 या 3 मैक्सिमम, इतनी ही एमसीक्यू क्लास आपको राजस्थान की उपलब्ध कराऊंगा और जो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इंतज़ार भी ना करें और अपना समय भी खराब ना करें, ये मेरा आपसे सुझाव है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। सूजस ई बुलेटिन के अंक में हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी और इंसेंटिव स्कीम बनाएंगे, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है वो अभी हाल ही में जयपुर में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3R, ठीक है। 3R में R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज, और आप लोगों को पता है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के हम इन आर को किस प्रकार रिफ्यूज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये 3R जो है वो इम्पोर्टेंट है। रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल भी आपने पढ़ा है। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये 3R को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जलवायु को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हम लोग पर्यावरण में जितने भी हमारे पर्यावरण प्रदूषण करने वाले घटक हैं या जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हम किस प्रकार दोबारा से उसका रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर के हमारी बातचीत जो है वो होनी है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं में छपा हुआ मिल सकता है। 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म। भजनलाल शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की और हानि एवं प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी अत्यंत प्रभावी माध्यम है। इस व्यवस्था में अवशिष्ट को रिसाइकिल और रीयूज जो है वो किया जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही कर मिशन में अग्रणी भूमिका जो है वो निभा रही है। और अभी हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वहाँ पर जयपुर में आयोजित 4 तारीख को ये 12वां क्षेत्रीय 3 और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है वो आयोजित किया गया। 3 तारीख को, सॉरी क्या है, 3 तारीख को, 3 मार्च 2025 को इस फोरम का आयोजन किया गया। राज्य में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को ज़्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। यहाँ पर साथ ही ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनर्उपयोग की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हमने कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर दोगुनी से भी ज़्यादा करीब 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट टू एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आरडीएफ और जैविक उर्वरक उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और रिसाइकिल योग्य सामग्री की अलग कर ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। यानी कचरा प्रबंधन को लेकर के यह जो है वो पूरी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक जो कचरा है उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कचरा है उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जो है वो जाहिर की है। प्राकृतिक 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगभग 400% जो है वो बढ़कर 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर गया है। और यह स्थिति जो है ये जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक भी है और समस्याग्रस्त भी है। केंद्र सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसका रोड मैप भी तैयार किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान जो है स्वच्छ भारत मिशन वो क्या किया था, चलाया था।
नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल और कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप तैयार जो है वो किया। इसके साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। देखिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, शहरी आवासन एवं कार्य मंत्री वर्तमान में कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। ये EORO वाली भर्ती जो परीक्षा है, EORO की तैयारी करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। उन्होंने कहा कि भारत सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगर किसी को लिखना हो बड़ा और इस सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में या क्षेत्रीय 3R क्या है, तो इसके बारे में अगर लिखना हो तो यहाँ से बहुत सारा कंटेंट जो है वो लिया जा सकता है। 3R का मतलब है रिड्यूस है, रीयूज है और रिसाइकिल है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज की अर्थव्यवस्था की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण को प्रभावी माध्यम है। इस फॉर्म में जयपुर घोषणा पत्र के तहत C3 सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलिटीज के मापदंडों पर बल दिया जाएगा। इसमें संसाधन कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाज को बढ़ावा देने में अगले दशक की दिशा निर्धारित की जाएगी। सिटीज 2.0 एक ऐसी अनूठी पहल है जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई को क्या करेगी, आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को लागू कर कचरा प्रबंधन संयंत्र लगाने, कचरे से खाद, कचरे से ऊर्जा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाते हुए ही कोई भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है। केंद्र सरकार ने पंचामृत लक्ष्य, मिशन लाइफ जैसे अभियान जो वो चलाए, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान है, जिसमें मिशन लाइफ है, पंचामृत लक्ष्य है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अपशिष्ट के रिसाइकिल एवं रिड्यूस को बढ़ावा दिया है, इससे नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिला है। कार्यक्रम में जापान, UN, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो संदेश के द्वारा अपने विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शहरी विकास एवं कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा के शहरी विकास मंत्री और राज्यों के शहरी विकास विभागों के अधिकारीगण भी इसमें उपस्थित हुए। तो ध्यान से सुन लो, राजस्थान में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, झाबर सिंह खर्रा है। ये भी सवाल EORO वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पंचामृत लक्ष्य, मिशन लाइफ और सिटीज 2.0 जो है, ये पहल भी EORO वाले जरूर याद कर लीजिएगा। एक ऐसी अनूठी पहल है जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में क्या कर रही है, कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में पहल की है। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में पहल की है। राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है। ठीक है, 27,854 करोड़ रुपए के ग्रीन परियोजना, ये राशि भी याद रखिएगा, 27,854 करोड़ रुपए सरकार ने किसके लिए, ग्रीन बजट यानी राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी का विकास हो, इसके लिए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया है। 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क, स्वच्छ एवं हरित तकनीकी विकास के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी और जो MSME और स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए तक की क्या देगी, सहायता देगी। राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है, इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत राजस्थान क्या करेगा, माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है, इसके माध्यम से पुराने वाहनों को निष्पादन को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा आपको समझना है। राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। डूंगरपुर, मंदिरों से भारत की आध्यात्मिक कीर्ति दुनिया भर में फैली है। राज्य सरकार आस्था धामों का कर रही है कायाकल्प, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। डूंगरपुर पहुंचे वो
भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा है और प्राचीन समय से ही भारत भव्य और दिव्य मंदिरों की भूमिका निभा रहा है। अभी हाल ही में वो रविवार को यानी 2 मार्च को डूंगरपुर के खेरमाल में श्री जम्बू खड सॉरी सॉरी भैया सॉरी ठीक है, भैरव जी मंदिर जो है यहाँ जीर्णोद्धार महोत्सव के अंतर्गत सॉरी पहुंचे थे। डूंगरपुर की पूरी धरती भक्ति और अध्यात्म की पावन धरा है। वागड़ क्षेत्र आपको पता ही है, बांगड़ क्षेत्र जो है चूरू सीकर झुंझुनू वाला ये क्षेत्र बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, और वहीं जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। तीर्थों में स्वयंभू श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर के निवासियों के सदियों की आस्था का केंद्र जो है वो रहा है, और विकास और विरासत की मूल मंत्र पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। बजट 2025-26 में जनजातीय आस्था केंद्र त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। रट्टा मार लेना भैया, रट्टा मार लेना, क्योंकि ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में सरकार के बजट 2025-26 में जनजातीय आस्था केंद्र और जनजातीय जो पर्यटन सर्किट विकसित किया है उनमें कौन सा स्थान शामिल है और कौन सा नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव मंदिर, गौतमेश्वर महादेव मंदिर और मातृकुंडिया ये स्थान शामिल है। इसको बड़ा ही इम्पोर्टेंट मानकर रट लेना, ठीक है। डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड का जो निर्माण है वो किया जाएगा। डूंगरपुर लोगों की मांग के अनुरूप जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही बालिकाओं के लिए भी महाविद्यालय स्तरीय ये जो है वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आदिवासी कल्याण के लिए समर्पित है राज्य सरकार, ऐसा भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बातें, इन सबको पूरा पढ़ना मित्रों, ऐसे नहीं कि छोड़ छोड़ के बीच में पढ़ते जाओ। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जनजाति के नायकों की पहचान स्थापित करने के लिए उदयपुर में कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर में डूंगर बरंडा स्मारक जो है उसका भी निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ पर कालीबाई स्मारक बनाया जाएगा? उदयपुर में। बांसिया चरपोटा स्मारक कहाँ बनेगा? बांसवाड़ा में। डूंगर बरंडा स्मारक कहाँ बनेगा? डूंगरपुर में। ये बजट में घोषणा की गई है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का मेस भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिए। जनजातीय छात्रों के लिए अलग से जो स्कूल बने हैं या बाहर रहते हैं उनके लिए जो मेस खर्चा है वो सरकार देती है, अब 2500 रुपये था उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। खेल अकादमियों में रह रहे खिलाड़ियों का भत्ता 2600 रुपये था, अब 4000 रुपये कर दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में 7 नए आश्रम छात्रावास जो है वो खोले जाएंगे और 3 नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण जो है वो करवाया जाएगा इन क्षेत्रों के अंतर्गत। तो आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे बच्चों के पढ़ाई के लिए आश्रम छात्रावास खोले जाएंगे। इसके अलावा 3 नए आवासीय विद्यालय भी इस क्षेत्र में खोले जाएंगे। तो बड़ी घोषणाएं हैं, आप सब लोगों को ये बात सारी याद होनी ही चाहिए। विधानसभा में क्या कुछ हुआ? बलिदानों को सम्मान देने के लिए हर तहसील पर एक स्थान निर्धारित करने पर विचार कर रही है, सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार संबंधित तहसील के बलिदानियों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर एक स्थान निर्धारित करने के संबंध में विचार कर रही है, और ताकि उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कृषि भूमि का आवंटन, आश्रितों को नौकरी, नगद आर्थिक सहायता, विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाएं देने का नीतिगत निर्णय लिए हैं हमने। बलिदानियों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 1999 से पूर्व तथा 1 अप्रैल 1999 के बाद बलिदानों के आधार पर 2 प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। जो 1999 से पूर्व के प्रकरण हैं उनमें 843 को नगद राशि और 1010 बलिदानियों के परिवारों को भूमि, 574 को सम्मान भत्ता और 386 आश्रितों को नियोजन तथा 299 को कृषि विद्युत कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। 1 अप्रैल 1999 से बाद के प्रकरणों में 629 को नगद राशि, 155 को भूमि, 69 को आवास और 573 को माता पिता के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट तथा 369 आश्रितों को नियोजित किया गया है। इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रदेश के 100 जीर्ण शीर्ण
गोदाम भवनों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऐसा जो है वो विधानसभा में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है। ग्राम पंचायतों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के परिसीमन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये कहा कि पंचायतों और जो जिला परिषद है, तीन है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, इनके वार्ड जो हैं वो पहले से बने हैं, तो दोबारा इनका परिसीमन करा के चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये कहा कि परिसीमन का कार्य जो है वो लगातार जारी है। और पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत 10 जनवरी 2025 को पंचायत पुनर्गठन के बाबत जो है वो आदेश भी हमने क्या कर दिए, जारी कर दिए। तो ये पंचायती राज अधिनियम 1994 का भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मंदिरों के स्वरूप को निखारने के लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने, ये कहा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आपको पता है डूंगरपुर के दौरे पर थे और उन्होंने ये बातें कही। पाली के गुडा मांगलियान क्षेत्र जो है देसूरी स्थित श्री कृष्ण धाम मंदिर वो पहुंचे थे। देसूरी में वो श्री कृष्ण धाम में श्री विष्णु महायज्ञ और श्री कृष्ण धाम के मुख्य प्रवेश द्वार के उद्घाटन समारोह को वो संबोधित कर रहे थे। तो इसके बारे में भी जरूर ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों की वाणी में वह शक्ति होती है जो पतित को भी पावन बना देती है तथा संतों का दर्शन और सत्संग आत्मा के शुद्धिकरण का एक अद्भुत साधन है जो समाज को धर्म, संस्कृति और संस्कारों की ओर क्या करती है, अग्रसर करती है। मंदिरों के लिए उन्होंने कहा कि हमने इनकी स्थिति को सुधारने के लिए 161 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। तो ये भी आप लोगों को बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं 4 मार्च 2025 के सूजसी बुलेटिन के अंक के बारे में। राजस्थान के RVUNL, केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपकरण सिंगरेनी कोलियरीज के बीच में MOU किया गया है। ये MOU राजस्थान ने किसके साथ किया है, ऐसे सवाल ढेरों पहले पूछे गए हैं और दोबारा आपसे पूछा जाएगा। तो ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, ऊर्जा क्षेत्र का जो भी समझौता हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना। सुदृढ़ प्रसारण तंत्र और बिजली उत्पादन में राज्य सरकार ने अभूतपूर्व जो है वो कदम उठाए हैं। अभी जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कंपनी है राजस्थान की, राजस्थान विद्युत वितरण कंपनी जो है, इस RVUNL कंपनी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कंपनी की तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड कंपनी यानी SCCL के बीच में संपादित हुआ ये समझौता प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति की दिशा में मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। आपसे पूछा जाएगा विद्युत के लिए या ऊर्जा के लिए किन किन के बीच में समझौता हुआ है, तो RVUNL केंद्र सरकार, तेलंगाना सरकार के एक उपक्रम है जिसका नाम है SCCL, इनके बीच में समझौता अभी हाल ही में किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर ये समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ और उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही राजस्थान ऊर्जा में अपार संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। जल्दी राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को 2027 तक जो है वो बिजली दिन में उपलब्ध कराएगी किसानों को, ऐसा उन्होंने रखा है। उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राजस्थान की अपार सौर ऊर्जा व बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर रही है। तेलंगाना की थर्मल ऊर्जा उत्पादन में क्षमता एवं राजस्थान की असीमित सौर ऊर्जा क्षमता के लिए संपादित हुआ ये MOU, यानी राजस्थान की तो सौर ऊर्जा और तेलंगाना की कौन सी, थर्मल पावर प्लांट से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उन दोनों को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए ये समझौता जो है वो किया गया है। एक नया अध्याय लिखेगा। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हीरालाल नागर राजस्थान के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग तेलंगाना सरकार के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए इन परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक ने कहा, एक प्रस्तुतिकरण देते हुए MOU के संबंध में जो है वो जानकारी भी दी। इस समय कौन कौन उपस्थित रहे वो सारी बातें यहाँ लिखी है। अब बढ़िए, और भी ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस पूरे पेज को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है। 54,000 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ठीक है, राजस्थान द्वारा 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक 125 गीगावाट, जरूर ध्यान रखिएगा भैया, राजस्थान में 2030 तक कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है,
तो 125 गीगावाट जो है इतनी ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। हमने परंपरागत व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 54,000 मेगावाट से अधिक विद्युत क्षमता के लक्ष्य को 2031-32 तक प्राप्त करने की दिशा में दूरगामी निर्णय लिए हैं। तो यहाँ पर परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 54,000 से भी अधिक ऊर्जा उत्पादन 2031-32 तक हमारी होगी, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। स्वच्छ ऊर्जा नीति कब की है? 2024 की है। 2030 तक कितना ऊर्जा का लक्ष्य का उत्पादन है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 125 गीगावाट और गैर परंपरागत और परंपरागत दोनों से 2030-31-32 तक कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा? 54,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्रीय उपक्रमों के साथ 10 मार्च 2024 को तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 2,28,800 करोड़ रुपए के निवेश पे समझौते किए थे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तथा आरवीएनएल के मध्य 10,000 करोड़ का निवेश एमओयू भी किया गया और इसके अलावा टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप के साथ भी सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर पिछले दिनों एक समझौता ऊर्जा कंपनियों के साथ इस टाटा ग्रुप का भी एक समझौता किया गया था। आशा व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित पीएसयू विभाग और एजेंसियां इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करके देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा और 800 मेगावाट बिजली मिलेगी। एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना तेलंगाना में स्थापित होगी। इसमें से 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना व राजस्थान राज्य को मिलेगी। जो एमओयू किया गया है उसके अंदर टोटल 1600 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसमें थर्मल से भी और सौर ऊर्जा से भी उत्पादन होगा, जिसमें थर्मल वाली 800 मेगावाट और 800 मेगावाट दो हिस्सों में जो है वो क्या हो जाएगी, बंट जाएगी। तो ये दोनों प्रदेशों को मिलेगी। राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके तहत आरवीएनएल ने भूमि चिन्हित कर ली है। पार्क लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत जो है 22,000 करोड़ रुपए, कितनी है जी? 22,000 करोड़ रुपए की लागत का दोनों प्रदेशों के बीच में अभी हाल ही में समझौता किया गया है। तो पूरी बात मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दी आपके सामने। अब इस पेज से सवाल आपका 100% पूछा जाएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब याद आपको कितना रहता है वो आगे है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो यहाँ पर है मुख्यमंत्री जो है उसके निवास पर माननीय केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने शिष्टाचार भेंट की। राजस्थान में वन, पर्यावरण एवं वन विकास कार्यक्रमों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य सरकार की जो रणनीति है उस पर चर्चा की गई और केंद्र सरकार से मिलने वाले सहयोग को बढ़ाने का आश्वासन जो है वो ये भूपेंद्र यादव जी हैं, अलवर से आते हैं। भूपेंद्र यादव कहाँ से आते हैं जी? अलवर से आते हैं। तो इन्होंने ये आश्वासन जो है वो दिया था। ये दुपट्टा देखिए, सांगानेर राजस्थान का दुपट्टा कितना शानदार लग रहा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए आ गया है। आज के मतलब कभी कभार कोई खबर नहीं आती है, लेकिन आज का पेपर दोनों दिन का 3 और 4 दोनों तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राजस्थान सरकार दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता और अब की बार है जल क्षेत्र में सहयोग एवं नई तकनीक का आदान प्रदान होगा। किस सेक्टर को लेकर के समझौता हुआ है? जल क्षेत्र को। किस किस के बीच में? राजस्थान सरकार और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये समझौता जो है वो आपको याद रखना है। और ये समझौता हुआ कब है सर? ये समझौता हुआ है आपका 3 मार्च को। समझ गए? तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं कि क्या है समझौता। हालांकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए मंडे को ये समझौता जो है वो किया गया। इसका मतलब ये 4 मार्च का दिन जो है उस दिन ये समझौता हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझना है ज़रा देखिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो राजस्थान के मंत्री हैं कन्हैया लाल एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की वाटर एम्बेसडर मिस कॉर्लिन मेवोल्ड, इनकी उपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर जो है, इंडिया वाटर सेंटर के तत्वावधान में सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया और राज्य सरकार और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के माध्यम से जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं नवीन तकनीकी के आदान प्रदान के लेकर ये समझौता हुआ है। समझौते के तहत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजस्थान की पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत वार्ता की गई। जलाशयों में वाष्पीकरण की रोकथाम कैसे हो, सौर ऊर्जा से जोड़ने के नए तरीके लागू करना, पेयजल के कुशल उपयोग और न्यूनतम खर्च में पेयजल उपलब्धता को सुनिश्चित करना, दूषित जो पेयजल है उनके पुनर्चक्रण के लिए यानी उसको स्वच्छ बनाकर आवश्यक तकनीकी सहयोग करना,
पेयजल स्रोतों की दीर्घावधि धारित सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन से इसे जोड़ना, भूजल पुनर्भरण के लिए भूजल विभाग से फ्रैक्चर जोन चिन्हित कर वैज्ञानिक पद्धति से पेयजल रिचार्ज करना, पेयजल के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित कर विभिन्न भागीदारों के मध्य साझा सुझावों के आदान प्रदान से वैज्ञानिक रूप से पेयजल संरक्षण पर कार्य करना जैसे मुद्दे भी क्या है, शामिल हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता हुआ है। और कौन से क्षेत्र में, जल क्षेत्र के अंदर ये समझौता किया गया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? श्री कन्हैयालाल जी हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं, यहाँ विधानसभा में क्या हुआ 4 तारीख को, सहकारिता समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए वन विभाग से समन्वय कर राज्य में संबंधित क्षेत्र की सहकारिता समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता जो है, तेंदुपत्ता उद्योग को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। लघु वन उपज संग्राहकों और उत्पादकों को बेहतर आय मिल सकेगी। श्री दत्त ने बताया कि इस संबंध में अध्ययन के लिए सहकारिता विभाग जो है इसके अधिकारियों के दल जो है वो मध्य प्रदेश भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो प्राप्त हो चुकी है। बजट घोषणा के तहत राशन डीलरों का मानदेय जो वो 10% बढ़ाया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में ये कहा कि राशन डीलर्स जो हैं इनको पूर्व में मिलने वाले 137 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर अब 150.70 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो कमीशन दिया जाएगा। और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये जानकारी दी कि उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही पर्यटन विभाग अपना एक ऐप जो है वो लॉन्च करेगी, जिससे यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो और ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुदृढ़ कानून व्यवस्था, भय एवं अपराध मुक्त हो रहा है प्रदेश। और नकल पर नकेल 146 परीक्षाओं में 0 पेपरलेस जो है वो हुए हैं। तो ये सदन में जानकारी जो है वो सरकार के द्वारा दी गई है कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त राजस्थान को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमने पेपर लीक की घटनाएं हैं वो क्या कर दी है, 0 पर लाकर छोड़ दी है। तो यहाँ से कोई बड़ा सवाल है नहीं हालांकि, लेकिन इनको ध्यान में रखना है कि ये अच्छी बात है अगर राजस्थान में ऐसा हो पाता है तो चलिए मित्रों, आज के इस न्यूज़पेपर में बहुत बेहतरीन जो जानकारी है वो आप लोगों तक मैंने पहुंचाई है। इन सब को ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन पर सवाल भी बनाकर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो तब तक वापस मिलते हैं आप लोगों से। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।